चल रहा है लाइव। साथियों वास्तविक भारत पार्टी के लाइव कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज किसानों की समसामयिक मुद्दों को लेकर और समस्याओं को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसान नेता भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप ठाकुर जी। संदीप ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनीराम गुप्ता जी, जो आरटीआई एक्टिविस्ट और जैविक खेती में लगातार काम कर रहे हैं। सर, आपका भी हार्दिक स्वागत है हमारे लाइव कार्यक्रम में। आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथियों, आज का ये लाइव कार्यक्रम हम लोग देख रहे हैं, लगातार किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए ये सरकारें, जो स्थापित सरकारें हैं, लोगों के सामने लगातार ऐसी समस्याएं खड़ी कर रही हैं। और एक भारत जिसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जहां किसान मुखिया है, उसके बाद उस किसान के लिए, उन श्रमिकों के लिए जिन्होंने सारे भारत के लिए बनाया और लगातार बनाने में लगे हुए हैं, उनके सामने लगातार परेशानियां ऐसी सरकारों के द्वारा खड़ी की जा रही हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर वर्तमान में जो चल रहा है, जैसे फसल बीमा योजना में काफी परेशानियां, काफी समस्याएं लोगों के लिए आ रही हैं। दूसरा, जो रबी फसल खरीदी का पंजीयन हो रहा है, उसमें भी लोगों के लिए काफी परेशानियां आ रही हैं। तो हमारे साथ संदीप ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। इन्होंने किसानों से जुड़े हुए कई मुद्दों को लेकर, फसल बीमा को लेकर, और एक विशेष उपलब्धि यह है कि विद्युत विभाग में यदि किसी जानवर के लिए, गाय के लिए, बैल के लिए करंट लग जाता है, तो उसमें मुआवजा की राशि बिजली विभाग के लिए देनी पड़ती है। ऐसा मध्य प्रदेश का केवल पहला एक ऐसा केस है जो संदीप जी ने सॉर्ट आउट करवाया और किसान के लिए इस तरीके की मुआवजा राशि दिलवाई है। तो साथियों, बिना देर किए हुए हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनीराम गुप्ता जी से, कि वर्तमान में जो ई पंजीयन हो रहे हैं, उनमें क्या समस्याएं आ रही हैं किसानों के लिए। क्योंकि धनीराम गुप्ता जी स्वयं एक किसान हैं और उन्होंने भी इस परेशानी के लिए भोगा है, तो वो इसके बारे में बिल्कुल सही जानकारी हम लोगों तक उपलब्ध करा पाएंगे। जी गुप्ता जी। किसानों की फसलों को निर्धारित मूल्य पर खरीदने के लिए उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें हमारे यहाँ पे मुख्य रूप से गेहूं, ग्रीष्मकाल में मूंग, और अभी रबी सीजन में चना और मसूर की खरीदी की जाती है। हमारा क्षेत्र ऐसा है जहां गेहूं बहुतायत पैदा होता है। यदि किसान को सही दाम मिल जाते हैं तो उसकी मेहनत निकल आती है। मध्य प्रदेश शासन ने भी किसानों की समस्या को सुलझाने की दृष्टि से ई उपार्जन व्यवस्था लागू की है। ई उपार्जन व्यवस्था में ई उपार्जन पोर्टल पर किसान को सबसे पहले पंजीयन करवाना पड़ता है कि उसकी कितनी जमीन पे गेहूं बोया गया है या अन्य फसलें बोई गई हैं, उस हिसाब से उसका पंजीयन होता है। मध्य प्रदेश शासन ने एक अधिसूचना जारी करी, ये 2 फरवरी 2022 में, कि किसान MP किसान ऐप जो है वहां से पंजीयन करवा सकता है। इसके अलावा CSC सेंटर से भी पंजीयन करवा सकता है, और जो सहकारी संस्थाएं जो उपार्जन केंद्र बनाई गई हैं वो भी पंजीयन के लिए पात्र हैं। इस तरह से 3 जगह से किसान की फसल का पंजीयन होता है। 5 फरवरी से 5 मार्च तक का समय पंजीयन के लिए शासन ने निर्धारित किया है। व्यवहारिक दृष्टि से अगर इसको देखें तो आज भी पंजीयन व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल रही। हमने इस संबंध में कलेक्टर से भी चर्चा करी, उप संचालक से भी चर्चा करी, समाचार पत्र के माध्यम से भी हमने अपनी बात शासन के समक्ष रखी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी के और कलेक्टर के हमने जो ट्विटर अकाउंट है उस पर भी अपनी बात रखी।
जी। लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था सुधरी नहीं है। अब व्यवस्था कहाँ गड़बड़ है? एमपी किसान ऐप पे टेक्निकल प्रॉब्लम है, सीएससी सेंटर पे टेक्निकल प्रॉब्लम है, किसान यहां से पंजीयन करवा नहीं सकता। अब गिनी चुनी संस्थाएं हैं ई उपार्जन के लिए, सहकारी संस्थाएं, जैसे हमारे केसली तहसील की बात करें तो 10 सहकारी संस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे कार्यरत। लेकिन 2 को उपार्जन केंद्र में पंजीयन के लिए मतलब अनुमति दी है। अब उन 2 सेंटरों पे भी जाओ तो बहुत भीड़ होती है। फिर वो कहते हैं साहब अभी पोर्टल चल नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम है, साइट की प्रॉब्लम है। दिन दिन भर किसान परेशान हो रहा है। इनने एक और किया है, सहकारी संस्थाओं ने अपने लॉगिन पासवर्ड कुछ प्राइवेट लोगों को बांट दिए हैं और उनसे ये पैसा लेते हैं कि आप एक पंजीयन करोगे तो हमें 50 से 100 रुपए हमें भुगतान करो, और अगर आप ये भुगतान नहीं करते तो हम आपसे लॉगिन पासवर्ड छीन लेंगे। एक तरफ शासन कहती है हम आपका अनाज खरीदेंगे, दूसरी ओर बड़ी समस्या ये है कि किसान का पंजीयन नहीं हो रहा, तो जब पंजीयन नहीं होगा तो वो बेचेगा कैसे? तो शासन की जो व्यवस्था है पंजीयन की, वो बिल्कुल लचर है, अव्यवस्थित है, जिससे किसान लुटपिट रहा है और इसको सुधारना चाहिए। जी सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि शासन अपने स्तर से ये सारी चीजें करने के लिए तैयार है। जी संदीप जी कुछ बोलना चाह रहे? जी संदीप जी बताइए। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि शासन प्रशासन के द्वारा एक और तो कहा जाता है कि हम समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रहे हैं, दूसरी ओर शासन के द्वारा समर्थन मूल्य खरीदी पर इस बार बजट कम कर दिया गया है और अब खरीद कम करना है, इनको बजट कम है, इसलिए किसानों को मारने के लिए ये सब षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि जब आपका पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो कैसे ये होगा। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा और खासकर किसानों को खुद समझना पड़ेगा कि ये सरकारें, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कोई भी सरकार रही हो, सबका कॉर्पोरेट घरानों से लेना देना है, वो उनके लिए फंडिंग करते हैं और किसान और मजदूरों को मारने की प्रक्रिया चालू है। ये किसान और मजदूर को खुद समझनी होगी। हमारे लिए कोई भी अमेरिका से लड़ने नहीं आएगा, पूंजीपति आपके लिए नहीं लड़ेगा, आपको स्वयं अपनी लड़ाई लड़नी होगी। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब आप एक साथ एक मंच पर आकर जब अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो ऐसी समस्याओं का निदान हो सकता है, अन्यथा लुटना ही लुटना है किसान मजदूरों को। बिल्कुल संदीप जी, बिल्कुल। ये हकीकत में एक बड़ी समस्या है कि भाई यदि ई उपार्जन समितियों, सहकारी समितियों के आईडी पासवर्ड से वह काम हो रहा है तो सीएससी और किसान ऐप के द्वारा क्यों नहीं हो रहा? दूसरी बात ये हम पूछना चाहेंगे आपसे गुप्ता जी, क्या ई उपार्जन का पंजीयन कराने में कोई शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है किसान ऐप पे और सहकारी समितियों में? इसमें सर शासन ने स्पष्ट गाइडलाइन जो दी है कि एमपी किसान ऐप पे तो कोई शुल्क नहीं लगना, सहकारी समितियां जितनी भी है वहां भी कोई शुल्क नहीं लगना, सीएससी सेंटर जितने भी हैं वो 50 रुपए पोर्टल चार्ज ले सकते हैं और किसान का पंजीयन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई शुल्क की बाध्यता नहीं है। जी, मगर इसके बाद भी लोगों से 150 रुपए 200 रुपए लिए जा रहे हैं। 150 रुपए मैंने खुद दिए हैं। एक सेंटर संचालक ने कहा कि सर आप हमारा नाम आगे ना बढ़ाएं, पर वास्तविकता ये है कि हमने एक सहकारी संस्था से लॉगिन पासवर्ड लिया है, शाम को हमें पेटीएम से उसके खाते में पेमेंट करना पड़ता है कि हमने कितने पंजीयन किए हैं, उस हिसाब से हमें 80 रुपया पर पंजीयन जमा करना पड़ता है, 80 उनको देंगे, कुछ हमारा भी खर्च है, इस दुकान का किराया देना है, तमाम हमारे एक लड़का लगाए हुए हैं, तो आपसे हम 150 रुपये तो लेंगे ही लेंगे। अब आपको देना है दीजिए, नहीं तो हमने तो आपका पंजीयन करा ही दिया ना, हमने उसको खुशी से दिए कि कम से कम चलो भैया तुमने हमारा पंजीयन कर तो दिया। जब हमारी ये बात है तो अन्य किसान तो 200-300 रुपये भी दे के पंजीयन करवा रहे। जी जी, जबकि ये लगना नहीं चाहिए। ये भी एक बड़ा धांधली है, क्योंकि सोसाइटियों के माध्यम से कल मैं खुद
कलेक्टर ऑफिस गया था और वहां उनसे मांगा था इसका जवाब कि ये पंजीयन क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ऐप के माध्यम से इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये सोसाइटियों के प्रबंधकों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, ताकि फिर उनने हमें सूची भी दी सागर जिले भर की कि इन सोसाइटियों में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए नहीं हो रहे हैं, ऐप के माध्यम से नहीं हो रहे, केवल कुछ सोसाइटियों के माध्यम से हो रहे हैं, ताकि वो किसानों को वहां भ्रमित करके और उनसे लूट करके, और कमीशन खोरी का पूरा पूरा मामला है ये, कि कुछ निश्चित स्थानों पर ही होगा तो आप जल्दीबाजी में कि मेरा ना रह जाए, मेरा ना रह जाए। तो वो जैसे गुप्ता जी एक बहुत जागरूक किसान है, ये इनने कई बार ऐसी लड़ाइयां लड़ी हैं कि बस में अगर 5 रुपए किराया ज्यादा ले लिया तो वो क्यों लिया, लेकिन यहाँ गुप्ता जी भी अगर पैसे दे के आए हैं तो ये आप समझ सकते हैं कि आम किसानों को क्या देना पड़ता होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी समर्थ लोग हैं वो इस लूट में मिलजुल कर बहती हुई गंगा में हाथ धो रहे हैं और अपना फायदा निकाल रहे हैं। किसी के लिए भी किसानों के हितों या उनकी परेशानियों, उनकी समस्याओं को दूर करने का ना तो वो सोच रहे हैं और ना कोई काम कर रहे हैं इस पे। जी, इसके साथ ही संदीप जी आप बता रहे थे कि बीमा की जो कंपनियां हैं उनका टेंडर के बारे में कुछ आप चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में बताइए थोड़ा डिटेल में। संदीप जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक म्यूट हो गया है। जी अब बताइए। इस बार हुआ क्या है कि जब टेंडर जारी होते हैं बीमा कंपनियों के लिए, तो 19 में जो 20 का टेंडर जारी हुआ तो 3 बार टेंडर कैंसिल किए गए। ये क्यों किए गए? फिर उसके बाद बीमा कंपनियों द्वारा आंकड़े सार्वजनिक किए जाते थे, वो भी नहीं किए गए। फसल बीमा कंपनी के को जो आंकड़े मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाते हैं वो 13 महीने लेट दिए गए। इसके अलावा हलकों में भी त्रुटियां आ रही हैं, किसी बहुत ज्यादा विसंगतियां हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि इस संबंध में कहीं ना कहीं इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि 3 बार टेंडर कैंसिल होने के बाद जो बीमा कंपनियां हैं उनने अपनी शर्तों के साथ मध्य प्रदेश सरकार से अपनी शर्तों पर साथ टेंडर जमा किए थे कि अगर 100% से ज्यादा बीमा बनता है तो हम क्लेम पर उतना नहीं दे पाएंगे, जितना प्रीमियम हमारे पास है उतना ही देंगे, बाकी का राज्य सरकार को देना पड़ेगा। आपको हमें सभी को मालूम है राज्य सरकार की झोलियां खाली है। और इस संबंध में पिछले साल स्केल ऑफ फाइनेंस 25% बढ़ाया गया है और इस बार नुकसान भी 2020 में 50% ज्यादा हुआ है। तो 19 की अपेक्षा 20 में बीमा ज्यादा आना था, लेकिन हुआ यह है कि 19 की अपेक्षा 20 में बीमा आधा हो गया। ये आखिर हुआ क्या है, क्या गड़बड़ झाला है? सूचियां बहुत सार्वजनिक नहीं हुई हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सरकार और बीमा कंपनियों के बीच में कमीशन खोरी के चक्कर में किसान को मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, दमन किया जा रहा है। किसान का जो वाजिब हक है और उत्सव बना रहे हैं सरकार के द्वारा। इसको अभी जब 12 तारीख को 1 क्लिक में किया ना, तब उत्सव मना के किया है। तो जो प्रीमियम हमारा कटता है और हम उसके अधिकारी हैं, उस पर आप उत्सव मना रहे हैं, और उत्सव भी ठीक है, अच्छा मना रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बीमा का वाजिब आज भी हमारे पास सैकड़ों फोन आते हैं और किसान कहते हैं कि हमारा तो 1 भी रुपए नहीं आया। तो ये कैसे धांधली कि एक किसान को 5 एकड़ पे 50,000 रुपए मिला है और एक को 500 रुपए मिला है और एक को मिला ही नहीं है। एक ही हल्के में अनगिनत त्रुटियां हैं, इसलिए भी वजह से ये सूचियां सार्वजनिक नहीं की गई हैं। अगर सूचियां सार्वजनिक नहीं होती हैं तो मध्य प्रदेश भर में इसका आंदोलन बहुत बड़ा खड़ा होगा और चुनाव के टाइम पर इसका नतीजा मध्य प्रदेश सरकार को भोगना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी गुप्ता जी आप कुछ बता रहे थे। सर मैंने आज से 8 महीने पहले बीमा कंपनी का एक बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा है, एक शाखा का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा टड़ा, और उसकी पूरी हमने एक सूची तैयार की। माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय
विधायक जी को वो सूची भी हमने प्रस्तुत करी है, पूरे व्यवस्थित आंकड़े दिए हैं। अकेले टड़ा शाखा में साहब 3 करोड़ का प्रीमियम घोटाला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा टड़ा में, जिसके प्रमाण हमने शासन को उपलब्ध करवाए हैं। और हमने मांग करी थी कि जो क्षेत्रीय कार्यालय सागर है, इसके अंतर्गत लगभग 67 सेंट्रल बैंक की शाखाएं हैं, सबकी जांच करवाई जाए तो ये अरबों में घोटाला निकलेगा, प्रीमियम घोटाला फसल बीमा के क्षेत्र में। कलेक्टर को मैंने पत्र लिखा, आरटीआई लगाई, लेकिन इन पत्रों के ऊपर आज दिन तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पूरे तथ्यात्मक आंकड़े हमने दिए हैं, बहुत से अखबारों में भी ये खबर आई। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कुछ स्पष्ट आंकड़े। जैसे ये जो फसल बीमा करवाया जाता है, इसके लिए शासन बीमा कंपनियों को आमंत्रित करती है कि आप ये टेंडर लीजिए। जैसे वर्ष 2019 और 2020 में सागर जिले का टेंडर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के अधीन था। अभी 2021 में जो फसल बीमा किया है, ये एचडीएफसी के द्वारा किया गया। 2018 में भी एचडीएफसी कंपनी थी सागर जिले के लिए अब जैसे 2019 में जो फसल बीमा का प्रीमियम लिया जाना था किसान से 2% खरीफ में 2% होता है 487.5 रुपया प्रति हेक्टेयर, ये 2019 का है। और 23% 2% किसान से लिया, वर्ष 2019 की बात बता रहे, और 23% गवर्नमेंट ने प्रीमियम दिया, आधा राज्य सरकार ने, आधा केंद्र सरकार ने। ऐसा 25% प्रीमियम बीमा कंपनी के लिए एक किसान का गया। तो अब हुआ ये कि किसी का 1 हेक्टेयर जमीन है और उसकी 5 हेक्टेयर का प्रीमियम उसके खाते से काट लिया गया। जब 5 गुना किसान से लिया प्रीमियम और उसी हिसाब से 5 गुना सरकार से लिया, तो ऐसा 3000 किसानों पे ये घोटाला बढ़ करके 3 करोड़ रुपया पहुंचा। ये मैंने स्पष्ट आंकड़े दिए, अभी भी मेरे पास में। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये, हम आंकड़े, हम मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत का कुछ ले नहीं रहे, आपको व्यवस्थित आंकड़े दे रहे हैं और हम आपसे केवल निवेदन कर रहे हैं कार्रवाई के लिए, वो कार्रवाई भी नहीं हो रही। अब हुआ ये सभी जगहों पर सर यही है कि लोग मेहनत करके सच्चाई उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जो लोग जिन्हें हमने जनप्रतिनिधि बनाया है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे सेवकों के तौर पर काम करना था जिन्हें, वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और लोकतंत्र की ये स्थिति हो गई है कि जनता केवल वोटों के समय, चुनाव के समय बस जनता के लिए याद किया जाता है और उसके बाद सारी उसकी समस्याएं धरी की धरी रह जाती। अब आगे सुनिए साहब जी। अब ये तो संदीप जी अपनी बात रख दे, फिर इसके बाद आप बात करें, या आप पहले कर लीजिए। नहीं गुप्ता जी, आप बोलिए पहले। अब देखिए सर, 2020 की जब स्थिति आई तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि साहब ये प्रीमियम तो हमें बहुत कम पड़ रहा है, तो उनने फिर बढ़ा के कर दिया 660 रुपया प्रति हेक्टेयर जी। जहां 487 लिया 2019 में, वही प्रीमियम 2020 में 660 रुपया प्रति हेक्टेयर लिया गया। अब विचार करिए, यहां भी बढ़ाया जा रहा है। और 2020 का प्रीमियम इतना ज्यादा लिया और इसके बाद में अभी जो बीमा राशि का क्लेम आया है वो इतना आया है कि जितना शासन ने और किसान ने मिलकर प्रीमियम दिया है बीमा कंपनी को, उससे कम आया है। मगर उत्सव बड़े बड़े मनाए जा रहे हैं, उत्सव बड़े बड़े मनाए जा रहे हैं। मेरे पास में पूरे व्यवस्थित प्रमाण है, इसको लोकसभा में भी उठाया गया कि हमारी सरकारी कर्मचारी, सरकारी बैंक, प्राइवेट कंपनियों को जो प्रीमियम राशि दे रहे हैं उसके बराबर की राशि किसानों को वापस नहीं की जा रही। आप विचार करिए, ये बीमा कंपनियां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत और धनपति होती जा रही हैं और सरकार और किसान का पैसा लूटा जा रहा है। तो ये स्थिति है, हम आपको बता रहे हैं। बीच में जो कमीशन खोर हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। जी संदीप जी। जी संदीप जी माइक आपका म्यूट है।
आवाज नहीं आ रही, आवाज। जैसा कि आपने बताया कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, नेता भी नहीं सुनते हैं, इसमें मेरा स्वयं का पर्सनल वो है, सर्वे है कि ना नेता गलत है ना प्रशासन गलत है। यहाँ पे गलत है हम और आप, क्योंकि हम और आप आवाज नहीं उठाते। हम और आप ऐसे लोगों को सत्ता पर बैठा देते हैं जो निकम्मे हैं, नाकारा हैं और पूंजीपति हैं। ऐसे लोगों को चाहे वो पंचायत हो या पंचायत से ऊपर विधायक, सांसद, ऐसे लोगों को हमको चुनकर भेजना चाहिए जो जनहित में काम कर सके। लेकिन हम उन्हीं पूंजीपतियों को रिपीट करते जाते हैं जो 7 पीढ़ियों से राजनेता बने हुए हैं। अब उन्हें खाना आता है, सीख गए हैं वो कि कैसे खाया जाता है। जिसमें गलती उन राजनेताओं की थोड़ी है, आप ही उन्हें बार बार रिपीट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनता को, आमजन को समझना पड़ेगा कि जो जनहितैषी व्यक्ति है, वो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो या निर्दलीय हो, ऐसे लोगों को जब तक हम सत्ताधीश में नहीं पहुंचाएंगे तब तक लोकतंत्र की आवाज ऐसे ही ठगी जाती रहेगी। तो इसमें कहीं ना कहीं गलती हम आमजन, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की है कि हम सही तरीके से लोकतंत्र का उपयोग नहीं करते, अपने वोट का उपयोग नहीं करते, तब तक हम ठगे जाते रहे। बिल्कुल संदीप जी, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था लागू की गई है उसके तहत तो होना ये चाहिए था कि सभी लोगों के लिए मौका मिले, मगर हम लोग देख रहे हैं कि कई हमारे जिले में खुद ऐसे मंत्री और विधायक हैं जो पिछले 40 सालों से विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, और अब उनके पुत्र नाती पोता भी तैयार हो गए हैं सांसद और विधायक बनने के लिए। दूसरी जगह पर ये सत्ता के लोगों के लिए आने ही नहीं देते, उनके लिए मौका ही नहीं देते हैं। जी संदीप जी। जी बिल्कुल, इसी संबंध में मैं बताना चाहूंगा। पहले जमीनी स्तर से नेता ऊपर जाया करते थे, लेकिन तकरीबन 20-25 सालों से ये क्रेज आया है कि पूंजीपति और जो तात्कालिक नेता हैं उनके पुत्र और वो ही रेगुलर सत्ता में आ रहे हैं। सौम्य की बात ये है कि लैंडिंग करके नेता विधानसभा और सांसद में पहुंच रहे हैं। अब उन्हें जमीनी स्तर का पता ही नहीं है, तो वो आपकी बात क्या रखेंगे। जब जमीनी स्तर से उठकर नेता संघर्ष करने के बाद संसद और विधानसभा में पहुंचेगा तो उसे वास्तविक स्थिति पता है। एसी में बैठने वाले लोगों को नहीं पता है कि नीचे हो क्या रहा है। वो आपके प्रश्न कैसे रखेगा, कैसे लोकतंत्र जिंदा रहेगा। अब लैंडिंग करके नेता आएंगे, कॉर्पोरेट घरानों से नेता आएंगे, तो स्वाभाविक है कि लोकतंत्र की हत्या तो होनी ही होनी। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोकतंत्र राजशाही को हटाकर लाया गया था कि अब राजा रानी के पेट से पैदा ना होकर जनता की वोट से पैदा होगा, उसके लिए फिर से उसी स्थिति में ला दिया गया है कि जो विधायक मंत्री हैं उन्हीं के यहाँ फिर से अब विधायक और मंत्री और सांसद लोग पैदा हो रहे हैं। तो ये लोकतंत्र का बदलता हुआ स्वरूप है। जनता आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों इस बात के लिए जरूर समझेगी और बदलाव लाएगी। जी गुप्ता जी, कुछ कह रहे थे आप? नहीं ठीक है सर, हम संदीप जी की बात और पे इसके अलावा किसानों, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनके लिए एक अपील करना चाहूंगा कि जो हम किसान हैं, हम मजदूर हैं, हमें अपने बच्चों को इस लड़ाई के लिए तैयार करना होगा। सब चाहते हैं क्रांतिकारी पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा हो, मेरे घर में नहीं। जब तक आप खुद भगत सिंह नहीं बनेंगे तब तक ये संभव नहीं होगा कि लोकतंत्र में ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, गुप्ता जी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे हजारों लोग, लाखों लोग पूरे देश भर में लड़ाइयां लड़ रहे हैं। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे साहब, ये नस्ल और फसल दोनों बचाने के लिए लड़ रहे हैं, देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, और खासकर मैं युवा वर्ग के लिए अपील करता हूं, आए अपने मुद्दे रखें। कोई किसी को नहीं खाता। हम 5 साल से 7 साल से काम कर रहे हैं क्षेत्र में, आज दिनांक तक कोई
किसी की औकात नहीं हुई, क्योंकि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में अटैक नहीं करता। मैं अपनी बात करता हूँ, किसानों की बात करता हूँ, मजदूरों की बात करता हूँ और आगे करता रहूंगा। तो लोग डरते हैं खासकर इस क्षेत्र में, तो डर छोड़े, अपनी बात करें, कोई राजनीतिक बात ना करें बस। जी, जिस तरह से आपने किसानों और श्रमिकों और मजदूरों की बात कही, उसी तरीके से मैं बेरोजगार युवा, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनके बारे में भी आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा और जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी बताना चाहूंगा। 108 एम्बुलेंस के बारे में अपन सभी लोग लगभग जानते हैं। 108 एम्बुलेंस का ठेका जीवीकी फाउंडेशन का था पहले, वर्तमान में उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैंसिल कर दिया गया है और अब JAES, जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज नाम की एक कंपनी, जो कि नई ही रजिस्टर्ड हुई है, उस कंपनी के लिए ठेका दिया गया है और उस 108 में अब लोगों को नियुक्त जो किया जा रहा है, उनसे नए लोगों से ट्रेनिंग के नाम पे शुल्क वसूला जा रहा है। पुराने सारे लोगों के लिए निकाल दिया है, नए लोगों से ट्रेनिंग शुल्क वसूला जा रहा है और यदि पुराने लोगों के लिए भी आना है तो वो भी ट्रेनिंग शुल्क देंगे, जबकि वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है। तो पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए भी ये समझना होगा कि तुम्हें एक जगह से भगाया गया, तुम दूसरी जगह गए, दूसरी जगह से भगाया गया, तुम तीसरी जगह गए, आखिर कब तक तुम अपनी किस्मत में ये लिखवा के लाए हो? इससे अच्छा ये है कि संघर्ष करो और इससे बदलाव की कोशिश की जाए। जी गुप्ता जी। बिल्कुल सही है सर। वास्तविकता ये है कि जो भी चुने जाते हैं वो हमारी वोट से ही चुने जाते हैं। बिल्कुल। तो अब हमें ऐसे लोगों को चुनना है, ऐसा जनमत तैयार करना है कि जो वास्तविक लोगों को चुन सकें, धर्म जाति के आधार पर बांटने वाले लोगों से परहेज करें, वास्तव में जो देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं उनके लिए चुने, तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। जी, असल में ताकत और पूंजी एक ऐसा माध्यम बन गया है कि ये जनता के लिए उसके असल मुद्दों से भटका देती है। जनता के लिए वो 5 किलो चावल और 10 किलो गेहूं में इस तरीके से उलझा देती है कि जनता भूल जाती है कि उसकी असल आवश्यकता क्या है और वो लाइन में लगकर, सारी चीजें लाइन में लगकर करने के लिए तैयार हो जाती है। संदीप जी। आपके व्हाट्सएप पर मैंने कुछ देखा, बड़ा अच्छा लगा। आपने संविधान की वो उद्देश्य का उस पे डाल रखी है। तो हमें सबको समझना होगा कि ये जो लोकतंत्र है, इसकी रक्षा, वो बना के विद्वान तो चले गए, इसकी रक्षा किसको करना है? मैं संविधान को अंगीकृत करता हूँ, ये जवाबदेही हम सब की है। बहुत अच्छा लगा आदरणीय आपका वो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो लगभग 28 मिनट हो चुके हैं। बताइए कुछ। मैं क्या है, एक्चुअली में मैं अनपढ़ हूँ, संविधान के विषय में ज्यादा नहीं जानता हूँ। नहीं ऐसा नहीं है। और मैं चाहूंगा कि आपसे संविधान के विषय में कुछ, जो आपने उद्देश्य का डाली है उसके विषय में कुछ आप भी बताएं। सर वर्तमान में हम लोग इस विषय पर हम लोग अब अगले लाइव में चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि लगभग ये लाइव जो है 30 मिनट का होने जा रहा है। तो हमारे ख्याल से अब अगला कोई विषय इस लाइव में ना छेड़ के हम अगला कोई दिन डिसाइड करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे संदीप जी। और आप दोनों लोगों के लिए, जो किसानों के और श्रमिकों के हित में लगातार लगे हुए हैं, संदीप जी की लड़ाई फेसबुक के माध्यम से मैं देख चुका हूं और मुलाकात का अवसर एक मिला था जहां हम लोगों की मुलाकात हुई थी। और गुप्ता जी के बारे में भी लगभग सभी लोग जानते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट, और कई केसों में कई घोटालों को उजागर करने में गुप्ता जी ने बहुत अपना योगदान दिया हुआ है और अनुभव काफी अच्छा है। हमें उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं और सुन रहे हैं, संदीप जी और गुप्ता जी की अपील को मानेंगे और इस लड़ाई में शामिल होंगे और सच और हक के लिए, न्याय और इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे, ना कि जाति, धर्म और स्वार्थ के लिए। इसी के साथ ही मैं धनीराम गुप्ता जी और संदीप ठाकुर जी दोनों का धन्यवाद करता हूं। जी संदीप जी। मैं आखिरी में बिजली विभाग के द्वारा बताना चाहूंगा कुछ, कि जो आपने शुरुआत में कहा था कि बिजली विभाग के पहला व्यक्ति में बना जो गाय के मुआवजा लेने में सफल हुआ हूँ। एक्चुअली में इसमें आदेश तो कमल
नाथ जी ने किए थे कि गाय भैंस और जनहानि होती है तो उस पर मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन 2 साल कलेक्टर महोदय ने 30,000 का आदेश भी कर दिया था। आदेश करने के बाद भी निरंतर 2 साल लड़ाई लड़ने के बाद तब जाके बिजली विभाग ने मुझे 20,000 का चेक सौंपा, लेकिन अभी भी प्रश्न यथावत है। कलेक्टर महोदय ने आदेश 30,000 का दिया था और इन्होंने बिजली विभाग ने चेक सौंपा हमें 20,000 रुपए का। अब इनने किस मद और किस नियम के अनुसार वो 10,000 रुपए की राशि काटी, ये बताया जाए या 10,000 रुपए मुझे दिया जाए। अब रहा प्रश्न पैसों का कोई प्रश्न नहीं है। हम लोग लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले हैं। प्रश्न ये है कि आदेश जब 30,000 का था तो 20,000 क्यों दिए गए? इस लड़ाई को मैं निरंतर लड़ूंगा। वो 20,000 आए हैं, चाहे 40,000 लग जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है संदीप जी। नमस्कार। आपके दर्शकों को बहुत बहुत सलाम।